हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 का वास्तविक संख्या पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ 9 के अंतर्गत हम लोग प्रमेय √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। इसके बाद फिर उदाहरण 9 और प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 1 को भी हल करेंगे। यहाँ पर √2, √3, √5, √p अपरिमेय संख्या का सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसे है। यह कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के सभी पाठ को देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग √2 को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को आप ध्यान से देखना क्योंकि इस प्रश्न में थ्योरी का भाग ज़्यादा है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह हमारा प्रमेय 1.4 है। सबसे पहले हमें मानते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या के बारे में नॉलेज है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे लिखेंगे। अब परिमेय संख्या हमने इसे माना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 बराबर p/q। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि p और q सहअवाज होना चाहिए। सहअवाज है तथा q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर √2 का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। आगे देखिए, √2 को √2 से करेंगे तो 2, इसका वर्ग करेंगे p²/q²। अब ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 × q² बराबर p²। इसको आप फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p²/2। यहाँ लिखेंगे कि 2 जो है वो p² से विभाजित है तो लिखते हैं 2 p² से विभाजित है, इसीलिए 2 जो होगा वो p से भी विभाजित होगा, p से भी विभाज्य होगा। तथा इसीलिए 5 p का एक गुणनखंड है। और आप इसे समीकरण A मान लेंगे। ठीक है, अब आगे हमें यहां पर p का मान लेना है। यहां पर हम p का मान 2c रख लेंगे और यहां पर c जो है वो एक पूर्णांक है। अब इस p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। इस p का मान हम लोग इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए हम लोग मान रखते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर
यहाँ पर आप लोग यहाँ देखिए कि P का मान क्या है 2C। ये 2C का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 2Q² बराबर 2C²। तो आइए यहाँ लिखते हैं 2Q² बराबर 2C²। 2C का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4C², यहाँ आ जाएगा 2Q, ये इससे कट जाएगा, यह आ जाएगा Q² बराबर 2C²। तो यहाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q² अपॉन में 2 बराबर C²। तो यहाँ लिखेंगे 2Q² से विभाजित है, इसीलिए 2Q से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण बी। अब आप समीकरण ए और समीकरण को बी देखने से पता चलता है कि ये दोनों के दोनों सहअभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे कि समीकरण ए तथा बी से पता चलता है कि P और Q सहअभाज्य नहीं है। एक दो लाइन और लिख लेते हैं हम लोग। यहां हमें विरोधाभास हुआ है, यहां हमें विरोधाभास हुआ है। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह थ्योरम आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से आपको √2, √3, √5, √7, √11, √P कोई भी प्रश्न आपसे इस कैटेगरी में आ जाता है तो आप हल कर लेंगे। सभी प्रश्न एक जैसे हैं। आइए अब उदाहरण 9 को समझते हैं। उदाहरण 9 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने √2 का जिस प्रकार किया था उसी प्रकार √3 का भी होगा। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। माना कि √3 एक, इसे हम उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमें पहले से पता है, तो हम लिखेंगे √3 बराबर P अपॉन में Q, और यहां पर P और Q सहअभाज्य तथा Q कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे लिखते हैं। दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर √3 का वर्ग करेंगे, इस दोनों का वर्ग करेंगे। दोनों का वर्ग करने पर √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा P² अपॉन में Q²। अब ये देखिए ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में। और इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, और इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, P² अपॉन में 3। यहाँ लिखेंगे कि 3 जो है वो P² से विभाजित है, P² से
विभाजित है, इसीलिए 3 जो है वो P से भी विभाजित होगा। 3 जो है वो P से भी विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण A नाम ले लेते हैं। आगे हम लोग P को कुछ मान लेंगे। माना कि P बराबर जो प्रश्न में दिया होगा ना आप वही मान लेना। जैसे 2 है तो 2 मान लेंगे, 3 दिया है तो 3 मान लेंगे, 5 दिया होगा तो 5 मान लेंगे। C एक पूर्णांक है। अब इस P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर P का मान क्या है बच्चों? 3C। और समीकरण 1 जो है वो समीकरण 1 दिया है 3Q² बराबर P²। तो इस P का 3C का मान इस वाले यहां पर हमें रख देना है। आइए रखते हैं। 3Q² बराबर 3C²। तो 3 को स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 9C²। ये कट जाएगा 3 बार में। Q² बराबर 3²। अब ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ, Q²/3 बराबर C²। यहां लिखेंगे 3 Q² से विभाजित है, इसीलिए 3 Q से भी विभाजित होगा, से भी विभाज्य होगा। इसे समीकरण B नाम देते हैं। अब समीकरण A और B को देखिए, देखने से पता चलता है कि ये 1 के अलावा किसी और से विभाज्य है, तो इसीलिए यह एक सहअभाज्य है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और B से पता चलता है, समीकरण A तथा B से पता चलता है कि P और Q सहअभाज्य नहीं है, इसीलिए यहां हमें विरोधाभास हुआ है। यहां हमें विरोधाभास हुआ है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा? इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न भी आपका सिद्ध हो गया। आइए अब प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 1 को भी हल कर लेते हैं। यह प्रश्न भी इसी के जैसा है। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, यह प्रश्न भी उसी के जैसा है, तो करते हैं। माना कि इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या इसे हमने माना है, तो यहाँ लिखेंगे P/Q के रूप में। यहाँ P और Q सहअभाज्य है तथा Q बराबर नॉट 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा। आगे देखते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
√5 का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। वर्ग करते हैं, इसका 5 हो जाएगा, इसका p², इसका q²। ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ लिखते हैं कि 5p² से विभाजित है, 5p² से विभाजित है मतलब भाग है, विभाजित है, इसीलिए 5 जो होगा वो p से भी विभाजित होगा, से भी विभाज्य होगा। और यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, इसीलिए 5p का गुणनखंड है। और आप इसे समीकरण ए का नाम दे दीजिए, समीकरण ए। अब आइए आगे करते हैं। आगे मानेंगे, माना कि p बराबर 5c, और यहाँ पर c क्या है बच्चे? पूर्णांक है, c पूर्णांक है। अब इसी p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर ये रहा, ये p का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बाबू p का, यहाँ सबसे पहले 5q² लिखते हैं, और यहाँ p की जगह क्या रखना है हमें? 5c। तो ये आ जाएगा आपका 5q², यहाँ आ जाएगा 25c²। 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा q² बराबर 5c²। आगे देखिए, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, q² बराबर 5 = c²। यहाँ लिखेंगे 5q² से विभाजित है, इसीलिए 5q से भी विभाज्य होगा। ये आपका प्रमेय है, जो बात मैं लिख रहा हूँ, विभाज्य होगा। समीकरण बी। अब फिर वही बात हम लिखते हैं, समीकरण ए तथा बी को देखने से पता चलता है, बी से पता चलता है क्या कि p और q जो है वो सहअभाज्य नहीं है। बस प्रश्न खत्म हो गया, सहअभाज्य नहीं है। 2 लाइन और लिख देते हैं। यहाँ हमें विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है क्या कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर करना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।